हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। जैसे कि हम लोग पॉलिटी का सीरीज कर रहे हैं, तो पॉलिटी में आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है आज हमारा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। जैसा कि आप लोग को बताया मैं, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये तीनों एक ही चीज है। तो मौलिक अधिकार हमारे पास टोटल अभी कितने हैं? अभी टोटल हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन पहले हमारे पास कितना मौलिक अधिकार था? 7 मौलिक अधिकार था। और 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार में हुआ क्या, देखो, जैसे अगर यहाँ पर का छोटा सा केस जान लीजिए। जैसे यहाँ पर ये पहाड़ी एरिया है, अच्छा नहीं, पहाड़ नहीं लेते ना हम लोग ले लेते हैं खेत का ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा खेत है, किसी आदमी का खेत है। अब यहाँ पर से जा रहा है, मतलब रोड को अगर हम लोग को, मतलब गवर्नमेंट बोली कि हम लोग को यहाँ पर से रोड ले जाना है, तो फिर हम लोग को यहाँ पर ये खेत चाहिए हमको। अब मतलब खेत चाहिए इन द सेंस, मतलब यहाँ पर इस खेत का जो मालिक है ना, जैसे मान लेते हैं उसका मालिक है ए। तो ए को बोले कि हम लोग को यहाँ पर से बी से ले जाना है रोड, तो आप हमको ये बेच दीजिए, हम इसका मुआवजा दे देंगे। तो ये बोला हाँ ठीक है, चलो रेडी हो गया, ये दे दिया। सेम केस हुआ, मान लेते हैं अब ये ए था ना, मतलब ए का वो क्रॉस कर दिया, उसके बाद फिर पहुंचे बी के पास। तो बी को जैसे ए को दिए मान लेते 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ में मान लेते, बड़ा जमीन था, रोड जा रहा है, तो फिर वो अपना फायदा भी ले लिया। तो 10 करोड़ में मान लेते वो रेडी हो गया। अब बी को भी उसी को बोलते हैं कि 10 करोड़ दे दो, मतलब 10 करोड़ में आप ये ले लो हमारा, ठीक है, मतलब ये जमीन हम लोग को दे दो और ये वाला खेत हम लोग को दे दो, हम लोग को यहाँ पर रोड बनाना है। तो बी बोलता है नहीं, मैं जानता हूँ संविधान, ये मेरा मूल अधिकार है, आप मुझसे ये नहीं ले सकते मेरी मर्जी के बिना, ठीक है। तो ये मर्जी से रेडी हुआ, वो तो ये तो मर्जी से रेडी हो गया था, लेकिन बी मान नहीं रहा, बी रेडी नहीं हो रहा है। तो फिर बी को बोलते हैं कि मतलब चलो, हम आप नहीं मानोगे ना तो भी हम ले लेंगे। तो यहाँ पर ये बोलता है कि नहीं, ये तो मेरा मूल अधिकार है, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट चले जाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट गया और वहां सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि गवर्नमेंट को बोलता है कि, मतलब गवर्नमेंट के ऑफिस में, मतलब जिस डिपार्टमेंट का रहता है, पीडब्ल्यूडी का रहता है, मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का ही ये काम रहता है कि वो रोड बनाएगा। तो वहां पर उसको बोलता है कि नहीं, आप यहाँ पर रोड नहीं बना सकते, इसका अधिकार है। तो ये समस्या आने लगी। अब ये एक आदमी था, ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हो गए कि नहीं, हम तो, ये तो हमारा जमीन है, हमारा पुरखों का जमीन है, इसको हम लोग नहीं ले सकते। तो इसके कारण क्या हो रहा था, जो देश का विकास के लिए क्या चाहिए, रोड अच्छा होना चाहिए ना। तो देश के विकास में लोग बाधा बन रहे थे। अब उसके बाधा का कारण क्या था, ये मूल अधिकार में था, ये मूल अधिकार की श्रेणी में आता था। तो क्या कि इस, मतलब अगर ये मूल अधिकार ही ना रहे तो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा। सीधा सा लॉजिक है, जो मूल अधिकार है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, जो मूल अधिकार है ही नहीं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाया जा सकता। तो यहाँ पर से ना इसका अधिकार को हटा दिया। तो यहाँ इसके लिए जरूरत पड़ गया कि जो संपत्ति का अधिकार था ना, संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटाया जाए। तो यहाँ पर से हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन में? हमारे पास दिया हुआ है 44वां, 16वां, 31वां। तो हमारा आंसर क्या है? 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। इसके आधार पे, मतलब इस संविधान संशोधन में इसको बोले कि हटा दिया जाए, तो हटा दिए। फिर अभी खत्म, अब ये मूल अधिकार नहीं है। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो यहाँ पर अब हम लोग को जरूरत पड़ेगी ना, तो मतलब देश के विकास के लिए इस अधिकार को हम लोग हटा दिए। अब इसको कहाँ ले गए? 300 क में। और ये क्या है? अब एक विधिक अधिकार है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हुआ, अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है? पहले क्या था? पहले क्या था? एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। नैसर्गिक अधिकार मतलब क्या होता है? देखो, मौलिक अधिकार मतलब मूल अधिकार, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। नैसर्गिक अधिकार क्या होता है? नैसर्गिक अधिकार या फिर नेचुरल राइट। जैसे हम लोग ह्यूमंस है ना, हम लोग ह्यूमंस है, तो हम ह्यूमन से इसलिए हमारे पास कुछ अधिकार है, ह्यूमंस होने के कारण हम लोग को कुछ अधिकार मिले। उन अधिकार को क्या बोलेंगे हम लोग? नैसर्गिक अधिकार। मतलब जो नेचुरल है, जो हम लोग को प्राकृतिक रूप से प्राप्त है, वो सारे अधिकार कौन से कहलाएंगे? नैसर्गिक अधिकार। वैधानिक अधिकार मतलब कोई विधि बना दिए, उस विधि के कारण अधिकार जो मिलेगा वो उसको बोलते हैं वैधानिक अधिकार। और कानूनी अधिकार मतलब मतलब ये स्टैट्यूटरी राइट और लीगल राइट। तो अब देखो, हमारे पास जो हम लोग का संपत्ति का अधिकार जो है ना, संपत्ति का अधिकार अब क्या हो चुका है? विधि के अधीन आ चुका है। तो फिर ये कौन सा हो जाएगा? वैधानिक अधिकार। तो सेकंड का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? विच केस गेव
द पार्लियामेंट टू द राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। पहले पहले क्या था, अभी तक क्यों हटाया नहीं गया था, जो संपत्ति का अधिकार था ना उसको अभी तक इसलिए नहीं हटाया गया था क्योंकि यहाँ पर समस्या क्या आ जाती थी। अच्छा, तो जो संविधान का हम लोग देखते हैं, संविधान में संशोधन, जो हमारा मूल अधिकार है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था, तो नहीं किया जा सकता था तो लेकिन अलग अलग केसेस आते गए ना, अलग अलग प्रकार के केसेस आते गए, और 1972 में क्या हुआ, इमरजेंसी लगाया गया। उसके बाद फिर ये बात ना और भी ज़्यादा चर्चा में आ गया। तो उसके बाद एक होता है केशवानंद भारती केस। ठीक है, केशवानंद भारती केस में क्या होता है, ये बताया जाता है कि संविधान में जो मूल अधिकार है उसमें संशोधन किया जा सकता है। कब के केस में, अगर किसी टाइप का मतलब जरूरत है, जरूरत के हिसाब से उसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, तब इसके पहले तक संशोधन नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, केशवानंद भारती वाद, केशवानंद भारती केस कब का है, 1973 का। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहां से। नीति निर्देशक तत्व, इसको मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं। कहां से लिया गया नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कहां से लिया गया, डीपीएसपी बोलते हैं इसको, कहां से लिया गया, आयरलैंड से। और पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही देश है जहां पर जो डीपीएसपी का प्रावधान है, वो कहाँ है, एक तो आयरलैंड है और एक है इंडिया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण ये होता क्या है, देखो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ना 5 टाइप का ना आदेश बोल सकते हैं, उस आदेश का नाम क्या है, रिट। ठीक है, 5 प्रकार का रिट जारी करता है। अगर कोई अधिकार का मतलब जो अगर कोई मूल अधिकार का उल्लंघन करता है ना, तो उसके अगेंस्ट में 5 टाइप का रिट जारी कर सकता है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक है हमारे पास परमादेश, एक है हमारे पास अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा के बाद आता है हमारे पास प्रतिषेध, और एक है उत्प्रेषण। देखते हैं सब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको अलग अलग देखना जरूरी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, जैसे कि हम लोग देखें आर्टिकल नंबर 21 में, आर्टिकल नंबर 21 में क्या बोला गया है कि 24 घंटे के अंदर अगर किसी कोई दोषी है, किसी दोष के लिए उसको गिरफ्तार किया गया है, तो उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। तो इसी अधिकार का संरक्षण कौन करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर पेश नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तुरंत पेश करो, बंदी प्रत्यक्षीकरण पूरा सशरीर पेश किया जाए। तो ये है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो भी बंदी बनाया गया उसको। अब इसको किसके किसके विरुद्ध वो किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, एक तो राज्य के विरुद्ध और निजी व्यक्ति के विरुद्ध। अगर कोई आदमी किसी को कैद करके रखा है, कोई किडनैप करके रखा है, तो उसको भी पेश करने के लिए ये रिट जारी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और आर्टिकल नंबर ये कौन से आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए। और अगर हाई कोर्ट के लिए बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 226 में क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट के पास भी यही पावर है। अब देखो यहाँ पर अगला है हमारा परमादेश, ये एक रिट हो गया। दूसरा परमादेश, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, मतलब आदेश देगा सीधा सीधा किसी भी अथॉरिटी को, मतलब जिस अथॉरिटी के लिए के समक्ष के परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है, उसको आदेश देगा कि हम आदेश देते हैं, और जो भी आदेश देना रहेगा वो देगा। अगला है हमारे पास अधिकार परीक्षा। अगर कोई व्यक्ति मतलब अवैधानिक रूप से किसी पद को धारण किया हुआ है, मान लेते हैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, कोई एसआई है, ठीक है, कोई एसआई है, किसी दोष में इसको किसी कारण से इसको अपराधी पाया गया, तो इसका डिमोशन कर दिया। अब मान लेते हैं डिमोशन कर दिया, या फिर हम लोग ले लेते हैं टीआई, ठीक है, थाना इंस्पेक्टर था कोई पर्सन, ठीक है, अब वो पकड़ा गया, हम लोग को मतलब उसको पकड़ लिए किसी केस में, ठीक है, अब उसका डिमोशन कर दिया गया। अब डिमोशन करके उसको बना दिए ऐसा ही, मान लेते हैं एक केस, उसको आदेश दिया गया कि वो टीआई से अब एसआई के रूप में काम करेगा, लेकिन वो पर्सन क्या बोलता है, वो अलग ही एटीट्यूड में रहता है, मैं आज भी टीआई हूँ,
ऐसा बोलता है, किसी पर्टिकुलर थाना के रेस्पेक्ट में बात करता है वैसे कि मैं ही टीआई हूँ, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात को। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, तो यहाँ ये गलत कर रहे हैं, अपने अधिकार का जो इसका अधिकार क्षेत्र नहीं है उसमें ये हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो उसी के लिए ना सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप बताइए किस अधिकार से आप उस पद पर अपना अपना पद को नहीं छोड़ते रहता है। तो उसके लिए इसको जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा। उसके बाद आता है प्रतिषेध, मतलब जो नीचे वाला कोर्ट है, क्या आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद फिर आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, सेशन कोर्ट आता है। तो यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ ऊपर में बैठा है। अब कोई ऐसा पर्सन, मतलब अगर कोई यहाँ पर नीचे मतलब किसी उसमें किसी जिले में मान लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज का ही देख लेते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट में कौन सा हम लोग दुर्ग का देख लेते हैं, ठीक है। दुर्ग के डिस्ट्रिक्ट जज किसी ऐसे विषय पे वो जजमेंट देने वाले हैं या फिर कार्यवाही कर रहे हैं जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, उसके बाद भी ये अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहां पर ना ये क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको आदेश देता है कि रुको रुको रुको, आप ये काम नहीं कर सकते, ये आपके अधिकार में नहीं आता, तो आप यहाँ पर अभी रुक जाओ, उसको रोकता है, ठीक है, प्रतिषेध करता है, रोकने की कोशिश करता है। दूसरा है हमारा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण अगला, मतलब पांचवा हमारा उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण में क्या होता है, नीचे वाला जज कोई आदेश दिया, ठीक है, कोई आदेश दिया, अब यहाँ पर उसको सुप्रीम कोर्ट उस न्यूज को पढ़ा, वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया वो न्यूज, ठीक है। मान लेते हैं अगर कोई पर्सन है, चोरी का केस मान लेते हैं, कोई आदमी चोरी किया, तो चोरी का जो भी होगा शायद 2 या 3 साल का रहता है, उसमें जेल रहता है। मान लेते हैं हम लोग ये 2-3 साल का होना चाहिए था, मान लेते 2 साल का, 2 साल का होना चाहिए था। अब ये क्या कर दिया, उसको 15 साल का जेल दे दिया। अब ये चर्चा में आ गया, न्यूज में आ गया, तो न्यूज में आया ना, तो सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि ये गलत डिसीजन दे दिया है क्या, ऐसे करके। तो इसका ना रिपोर्ट मांगता है कि आपने ये डिसीजन दिया, मेरे को इसका रिपोर्ट भेजिए, ठीक है। तो रिपोर्ट, उत्प्रेषण क्या है, रिपोर्ट मांगना है। तो हमारे पास इस प्रकार 5 प्रकार के रिट हमारे पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 32। सेम 226 के अंतर्गत कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बोला, बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसको है, कौन दे सकता है। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल बोलता तो हम लोग अलग देखते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा जारी करने का अधिकार किसके किसके पास है बोलता है, तो किसके किसके पास है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के पास, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास। और एक बात और जान लीजिए, जो हमारी संसद है ना, हमारी पार्लियामेंट है, उसके पास ये अधिकार है कि वो अगर लगता है कि इस कोर्ट के पास भी ये वाला रिट जारी करने का शक्ति होना चाहिए, तो वो उसको ये रिट प्रोवाइड कर सकती है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। 32 में भी अगर सब क्लॉज बोलते हैं तो सब क्लॉज 4 में इसके बारे में बोला गया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो ऐसा किसी और कोर्ट को नहीं दिया गया पावर, अभी हमारे पास सिर्फ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है ना, उद्देश्यों को, मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, मतलब जो सोच रहे थे वो लोग, ठीक है। विच इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फ्रेम करता थे ना, जो लोग बनाए संविधान, उनका दिमाग जानने का कुंजी कहाँ है, तो हमारा कुंजी कहाँ है, संविधान की प्रस्तावना में। प्रस्तावना में दिया हुआ है कि क्या है क्या नहीं है, ऐसा करके, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगले क्वेश्चन में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। तो देखो हमारा जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ना, नीति निर्देशक तत्व किसका, राज्य का, मतलब राज्य कैसी नीति को फॉलो करेगा उसका डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास पूरा का पूरा एक भाग है, भाग नंबर 4, भाग 4, आर्टिकल नंबर 36 to 51। इतना इसमें क्या दिया है, राज्य को बताता है कि देखो यहाँ पर, मतलब आपको इसके लिए ये काम करना है, आर्थिक रूप से ये काम करना है, सामाजिक सुधार के लिए ये काम करना है, प्रशासनिक सुधार के लिए ये काम करना है, ऐसा सब अलग अलग दिया हुआ है। तो उसमें ही क्या बोलते हैं कि किस किस प्रकार के सिद्धांत उपस्थित हैं। तो यहाँ पर क्या दिया, आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक और प्रशासनिक
Which of the following types of principles are included in the directive principles of the state policy? Economic theory, sociological theory, principles, administrative principles, किस किस टाइप के, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास आर्थिक सिद्धांत के रूप में ना, इसमें इस सिद्धांतों में मतलब इस भाग में क्या दिया है, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत है। वेतन का संबंध किससे, पैसे से, और पैसे मतलब आर्थिक सिद्धांत है। ठीक है, तो हमारा आर्थिक सिद्धांत दिया हुआ है। अब वहां पर क्या बोलता है, जो मतलब कमजोर वर्ग है ना, कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए प्रयास करेंगे। अब कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए प्रयास करेंगे मतलब सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग है ना, उसके लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर सामाजिक सिद्धांत भी आ जाता है। उसके बाद देखते हैं जो पंचायत है ना, जो पंचायत है हमारे यहाँ, उसका विकास किया जाएगा, पंचायत का विकास किया जाएगा। अब पंचायत का विकास करने के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब वो प्रशासन से रिलेटेड है, तो प्रशासनिक सिद्धांत भी वहां पर उपस्थित है। तो हमारा 1, 2 और ABC तीनों मतलब उपयुक्त में से सभी, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? क्या हुआ था, जब बात निकली कि बच्चे लोग को मतलब बच्चे जो लोग मतलब जो लोग सक्षम हैं वो लोग तो बच्चे लोग को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो सक्षम नहीं है वो नहीं पढ़ा रहे हैं, सीधा काम पे लगा दे रहे हैं। तो अब वहां पर उन लोग से बात की कि क्यों नहीं पढ़ा रहे हो भाई, ऐसा मतलब आप पढ़ाओ 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 ऐसे करके। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग अगर काम नहीं करेंगे ना, बच्चे लोग को अगर काम नहीं करवाएंगे ना, तो हम लोग खा पी नहीं पाएंगे, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग पढ़ा पाए ऐसे करके। तो गवर्नमेंट बोलता है चलो ठीक है, आप लोग के यहाँ काम का मतलब सिचुएशन अलग है, आपके यहाँ पैसे की कमी है, तो ठीक है आप लोग पैसे कमा लेना, बच्चे लोग को भी कमाने बोल देना, लेकिन कम से कम 14 साल तक तो उसको पढ़ने दो। तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कौन प्रोवाइड करेगा, राज्य प्रोवाइड करेगा। ये राज्य की जिम्मेदारी है, मैं इतना कर देता हूँ, उसके बाद फिर आप भले काम में लगवा लेना, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग को पढ़ाई का दिया गया। तो कितने साल तक के लिए, तो आर्टिकल मतलब कितने वर्ष तक के लिए, 14 वर्ष तक के लिए। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, अप टू विच एज चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू गिवन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। आर्टिकल मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 14 ईयर्स तक के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? जो डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी और जो हमारा मूल अधिकार है, वो किस तरह से अंतर है दोनों में, ये चीज को बोलता है। अब देखो डीपीएसपी ना बेसिकली क्या बोलता है, जैसे हमारे यहाँ कौन है, हमारे यहाँ अभी कांग्रेस का शासन है। ठीक है, आईएनसी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अच्छा इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, चलो कांग्रेस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसकी कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस का दायित्व है कि ये करो, उसका दायित्व है, उनको आदेश नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर देखते हैं हम लोग, ये किस में बताया गया, डीपीएसपी में। डीपीएसपी में क्या दिया गया, निर्देश कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, डायरेक्शंस दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं फंडामेंटल राइट्स में, तो फंडामेंटल राइट्स में ना सीधा सीधा जनता को अधिकार दिया गया कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको घूमने की स्वतंत्रता है, आपको निवास की स्वतंत्रता है, ये सब हमारे पास राइट्स दिए गए हैं। तो ये सब क्या है, ये तो ये निर्देशात्मक प्रवृत्ति के, और ये वाले आदेशात्मक टाइप के हैं। तो अगर आदेशात्मक है तो ये ज्यादा पावरफुल होगा, वो निर्देश है, वो सिर्फ एक नॉर्मल है कि आपको कुछ तो योजना लाना है कि वहां पर इस चीज का विकास हो, उस चीज का विकास हो, ऐसा करके उसमें डायरेक्शन दिया है। तो अगर कोई आदमी जाके बोलता है कि रोजगार से मान लेते हैं ना, ठीक है, इसमें दिया रोजगार से रिलेटेड काम करना है आपको, ऐसे करके बोल दिया गया डीपीएसपी में। अब कोई बेरोजगार आदमी है तो वो जाके बोलेगा अगर गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट को योजना लानी चाहिए, देखो डीपीएसपी में लिखा हुआ है ऐसे करके, तो उसमें दिया तो है, लेकिन वहां पर अब कार्य सीधे सीधे तौर पे अगर नहीं किया जा रहा है तो भी वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ निर्देशात्मक प्रवृत्ति का है, इसलिए इसका पावर कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, हाउ आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स? द अबव इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अबव स्टेट्स,
मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और केंद्र सरकार और उपरोक्त राज्यों के लिए, ऐसा बोलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। अच्छा, पूर्वोक्त, पूर्वोक्त इन द सेंस यहाँ पर पहले वाला जो है ना, उसको बोलते हैं कि ये संविधान का अंश है और मौलिक अधिकार संविधान का अंश नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो ये भी गलत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, और यही हमारा आंसर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर नॉट एनफोर्सेबल। ये लोग ये आदेशात्मक है ना, इसलिए इनको एनफोर्स किया जा सकता है। इनको एनफोर्स किया जा सकता है कि अगर आप नहीं करवाओगे तो आपके ऊपर एनफोर्स किया जाएगा। ठीक है, तो एनफोर्सेबल है, बट ठीक है, नॉट ये क्या है, डीपीएसपी जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है एनफोर्सेबल है। अगर आप उसका हनन कर रहे हो तो आपके ऊपर आदेश दिया जाएगा कि ऐसा मत करो। ठीक है, और अधिकार छीन रहे हो तो अधिकार प्रोवाइड करने के बारे में निर्देश दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन आज का, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? जस्ट अभी हम लोग देखिए डीपीएसपी में है, और डीपीएसपी कहाँ से स्टार्ट होता है, आर्टिकल नंबर 36 to 51। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ है क्या, अच्छा सबका सब उसी के अंदर का ही है, तो हम लोग को पर्टिकुलर इसमें याद रखना चाहिए। इसको हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखे रहना, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है, मतलब अगर कोई गरीब है ना उसको भी वकील मिले, अगर उसके पास क्षमता नहीं है तो सरकारी वकील मिलेगा उसको। तो ये कहाँ पर बोला गया, अनुच्छेद 39A में। ठीक है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल नंबर 39A। ठीक है, तो ये हुआ आज के क्वेश्चंस। अगर आप लोग को सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।